हमारा जो टॉपिक है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं या फिर इसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि संवेग है क्या, है ना। संवेग संवेग है क्या? संवेग कहा जाता है कि अगर कोई वस्तु है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी में है, वेग में है, उसका कुछ वेग है, हमारा संवेग है, मोमेंटम है ना। संवेग को शॉर्ट में ये संकेत में इसे p से डिनोट किया जाता है, द्रव्यमान हमारा मास इंटू वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, p इक्वल टू एम वी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, p इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, है ना। ये है हमारा संवेग। इसका मतलब ये हुआ कि क्या वस्तु में वेग है तो संवेग हो रहा है, अर्थात अगर वस्तु में वेग नहीं हुआ, वस्तु अगर रेस्ट में है, उसका वेलोसिटी कुछ नहीं है, वो रुका हुआ है ना, तब क्या उसका संवेग होगा? ऑब्वियसली उसका संवेग नहीं होगा, वो उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा। अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी यानी वेग जीरो हो जाएगा। तो जीरो को आप मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो हो जाएगा, मीन्स संवेग मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। इससे पता चलता है कि कोई वस्तु को संवेग होने के लिए उसमें वेग होना चाहिए, जरूरी है वेग, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि संवेग क्या होता है ना। अब जब संवेग आपको समझ में आ गया तो हमारा टॉपिक जो है वो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है ना। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि संवेग संरक्षित होता है, संवेग संरक्षित होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर संवेग संरक्षित होता है तो कैसे संरक्षित होता है, कब संरक्षित होता है, उसका क्या सिद्धांत है। तो पहली चीज है कि संवेग होने के लिए वस्तु में वेलोसिटी होना चाहिए, है ना, तब उसमें कुछ संवेग की चर्चा हम कर सकते हैं। यहां पे संवेग संरक्षण कहने का मतलब कि जब कोई चीज गतिशील है ना, अगर दो चीजें गतिशील है, दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें गतिशील है, तो गति में होने के कारण अगर वो एक दूसरे से टकरा जाता है, कोलाइड हो जाता है, तो टकराने के बाद उसका वेलोसिटी फिर ऑटोमेटिकली चेंज होगा ही, है ना। अगर किसी का वेलोसिटी कुछ और, दूसरे वस्तु का वेलोसिटी कुछ और, तीसरे वस्तु का वेलोसिटी कुछ और, अगर वो गति कर रहा हो, तो अगर एक दूसरे से टकरा जाता है तो टकराने के बाद एक दूसरे की गति चेंज हो जाती है। आप ऐसे भी जनरली देख सकते हैं, है ना, डेली लाइफ में। जैसे कोई एक एक्सीडेंट होता है, एक फोर व्हीलर गाड़ी अगर एक छोटा सा जो टोटो होता है, ऑटो होता है, उसको अगर टक्कर मारता है, ठीक है, दोनों गति में है, पीछे से फोर व्हीलर गाड़ी जा रहा है वो ज्यादा गति में है, आगे से एक छोटा सा टोटो जा रहा है, उसका स्पीड कम है, तो अगर वो उसको धक्का देता है, तो धक्का देने के बाद ब्रेक नहीं मारना है, धक्का दे दिया, ब्रेक नहीं मारा, दोनों गाड़ी नहीं, तो धक्का देने के बाद क्या वेलोसिटी वही रह जाएगा जिस गति से वो पहले से जा रहा था? ऐसा नहीं होता है, गति उसका बदल जाता है। तो धक्का देने के पहले यानी टकराने के पहले उन दोनों गाड़ी का संवेग क्या था और टकराने के बाद संवेग क्या होगा, ये पता करना है। जैसे यहां की एक फिगर बना हुआ है, m1, m1 मीन्स एक पहला ऑब्जेक्ट ए है जिसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है जिसका मास m2 है ना। दो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों यहाँ पे टकराया है, दोनों इस डायरेक्शन में जा रहा है, एरोस दिखाया गया है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। वस्तु ए और वस्तु बी, वस्तु ए का इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग है u1 और वस्तु बी का प्रारंभिक वेग है u2। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जा रहा था, है ना। यहां पे एक कंडीशन है कि u1 जो है वो ग्रेटर है u2 का, यानी वस्तु ए का जो वेग है वो ज्यादा ज्यादा है वस्तु बी के वेग से। इसका ज्यादा रहेगा तभी तो ये आगे बढ़ेगा और एक बार इसमें जाकर टकरा सकता है, अगर यही ज्यादा रहेगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए ए का वेग जो है वो ज्यादा है बी से, इसलिए ये कुछ समय के बाद बी से टकरा जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ए और बी दोनों, है ना, सटा हुआ है। यहाँ पे टकराने का समय का फिगर दिखाया गया है कि ये दोनों टकरा रहा है। तो टकराने के बाद दोनों का वेलोसिटी कुछ और हो जाता है, ए का वेलोसिटी v1 हो जाता है तो बी का वेलोसिटी v2 हो जाता है ना। यानी ए का वेग v1 और बी का वेग v2 हो जाता है टकराने के बाद। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि एक सिस्टम में
चाहे कितने भी वस्तु को आप लो, दो से ज्यादा, है ना, अगर वो एक दूसरे से कोलाइड करता है, टकराता है, तो कहता है कि टकराने के पहले उस सिस्टम में मौजूद सारे वस्तु का जो संवेग था, टकराने के बाद उन सारे वस्तुओं का संवेग पहले, टकराने के पहले के बराबर होता है। यानी टकराने के पहले का कुल संवेग टकराने के बाद का कुल संवेग कंजर्व होता है, संरक्षित होता है, दोनों बराबर होता है ना। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे बराबर होता है, उसको समझते हैं, है ना। इस फिगर को क्लियर से आपको समझ में आ गया होगा कि एक वस्तु ए और बी है, दोनों एक ही दिशा में जा रहा था, सेम डायरेक्शन में, जिसका मास m1 और m2 है। ये दोनों टकराया, टकराने के बाद ए का, जिसका मास m1 था, उसका वेलोसिटी v1 हो जाता है, और बी वस्तु जिसका मास m2 था, उसका वेलोसिटी v2 हो जाता है ना। तो हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़े थे, अगर नहीं पढ़े तो मैं आपको बता दे रहा हूं। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि कोई भी एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, है ना, परिमाण में। परिमाण में कोई भी एक्शन और रिएक्शन फोर्स इक्वल होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल बराबर होते हैं, है ना। अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु पे बल लगा रहा है तो दूसरा वस्तु भी पहले वस्तु पे बराबर परिमाण में बल लगाता है। जैसे यहाँ पे ए बी से टकराया तो ए बी पर बल लगाएगा और बी भी ए पर बल लगाता है। न्यूटन का तीसरा गति नियम कहता है, तीसरा जो लॉ है वो कहता है कि पहला वस्तु अगर दूसरे वस्तु पे बल लगा रहा है तो दूसरा वस्तु भी पहले वस्तु पे बल लगाता है, और ये जो बल होता है परिमाण में बराबर होता है। सपोज पहला दूसरे पे अगर 5 न्यूटन लगा रहा है तो दूसरा भी पहले पे 5 न्यूटन बल लगाएगा, है ना। ये परिमाण में बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। ये इस पे इधर लगाएगा तो ये इस पे इधर लगाएगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन अपोजिट होता है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, परिमाण बराबर होता है ना, दिशा विपरीत होता है। तो चलिए हम यहां पे लिखते हैं कि वस्तु ए पर कितना बल लग रहा है ना। यहां पे लिखते हैं फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाई बी, कि वस्तु ए पर बी के द्वारा कितना बल लग रहा है ना। ए पर तो कुछ बल लगेगा, है ना, टकराएगा तो कहता है कि ए पर जितना बल लग रहा है बी के द्वारा, ये हो गया फोर्स ऑन ए बाई बी, यानी ए पर लगने वाला फोर्स बी के द्वारा, है ना, वो इक्वल होगा फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाई ए, यानी बी पर ए के द्वारा लगने वाला बल दोनों बराबर होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये दोनों बल बराबर होता है परिमाण में, लेकिन दिशा विपरीत होता है। दिशा विपरीत होने के कारण यहां निगेटिव साइन आ जाएगा। ये साइन आप इधर भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव, दोनों में से किसी एक साइड यूज करना होगा नेगेटिव साइन, क्योंकि बल जो है वो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब ये दोनों बल इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम फिजिक्स में अपोजिट डायरेक्शन के लिए निगेटिव साइन का यूज करते हैं। या फिर अगर कहीं निगेटिव साइन आता है, इसका मतलब हुआ कि डायरेक्शन वहां पे अपोजिट है ना, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो। क्लियर है। अब फोर्स ऑन ए बाई बी, है ना, और फोर्स ऑन बी बाई ए इक्वल हो गया। अब कहता है न्यूटन का दूसरा लॉ कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो होता है उस वस्तु में संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है ना, संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। यानी यहां पे जो फोर्स है वो निश्चित रूप से, ये फोर्स जो होगा ये संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होगा, है ना। यानी हम इसको लिख सकते हैं संवेग में परिवर्तन बाई टाइम। तो संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, यहां पे हमने फोर्स अप्लाइड ऑन ए लिखा है, ए पे कितना अप्लाई हो रहा है, बी के द्वारा। तो ए पे देखते हैं, ए पर जब बल लगा तो ए के संवेग में क्या परिवर्तन हुआ। तो ये है वस्तु ए, इसके संवेग में देखते हैं क्या परिवर्तन हुआ। तो वस्तु ए जो है इसका संवेग कितना हो गया, तो संवेग का मतलब है ना मास इंटू वेलोसिटी। तो पहले संवेग कितना था, पहले संवेग m1 इंटू u1, लेकिन जब टकराया तो उसका संवेग हो गया m भी होता है ना मास इंटू वेलोसिटी, तो मास है m1 और वेलोसिटी है v1, यानी अंतिम वेग ये m1 v1,
और प्रारंभिक वेग m1 u1। तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, है ना, सॉरी, अंतिम संवेग न्यूटन का दूसरा गति नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है वो संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। अब यहां पर फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाई बी है, यानी ए, वस्तु ए पर जो बल लगा था बी के द्वारा, तो ए पर जो बल लगा उस, तो बल लगने के कारण उसके संवेग में परिवर्तन होता है ना, और संवेग परिवर्तन के दर के वो समानुपाती होता है वो बल। तो हम देखते हैं कि संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, है ना। तो संवेग में परिवर्तन यानी पहले संवेग कितना था और टकराने के बाद संवेग कितना हो गया, यही तो संवेग में परिवर्तन है ना। तो देखते हैं प्रारंभिक संवेग कितना था, संवेग था मास इनटू वेलोसिटी यानी m1 u1, और अंतिम संवेग था m1 v1। तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। हम यहां लिखेंगे अंतिम संवेग m1 v1 माइनस प्रारंभिक संवेग m1 u1। टाइम जितना लगेगा वो टाइम यहां लिखेंगे, है ना। अब दोनों चीजें टकराया, है ना, दोनों गति कर रहा था, कुछ समय के बाद टकराया, टकराने के बाद उसका वेलोसिटी कुछ और हुआ। तो अब दूसरे का यानी सेकंड वाला बी पे जो अप्लाइड फोर्स है ए के द्वारा, तो बी में भी संवेग में परिवर्तन होगा। तो इसका संवेग प्रारंभिक था m2 u2 यानी द्रव्यमान गुने वेग, और अंतिम संवेग था m2 v2 द्रव्यमान गुने वेग, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां पे संवेग परिवर्तन क्या था, तो वो लिखते हैं m2 v2 माइनस m2 u2 बाई टाइम। तो टाइम तो दोनों सेम लिया है ना, ये हो गया। अब ध्यान से देखा जाए तो डिनोमिनेटर में यहां भी टाइम है, यहां भी टाइम है, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा रिमेनिंग रह गया यहाँ पे m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू, है ना, ये निगेटिव साइन के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m2 v2 प्लस m2 u2, है ना। इस m1 u1 जो निगेटिव है उसे उस साइड लेकर जाएंगे, है ना, इस निगेटिव को उस साइड लेकर जाएंगे, तो इधर आ जाएगा m1 u1, है ना, और इस निगेटिव को इस साइड लेकर के आएंगे तो हो जाएगा m2 v2, और इधर जो पहले से m1 v1 था उसे ऐड कर लेंगे, और इधर था m2 u2, यानी इस निगेटिव वाले को उधर लेकर चले गए और इस निगेटिव वाले को उधर लेकर आ गए, और जो पॉजिटिव वाला पहले से था उसको वही रहने दिए, है ना। m1 v1 है और यहाँ m2 v2 है। m1 v1 m1 इंटू v1 यानी वस्तु A का अंतिम संवेग है, और ये वस्तु B जो है, ऑब्जेक्ट B जो है, उसका अंतिम संवेग है। तो ये और ये A और B का अंतिम संवेग है, और ये दोनों A और B का प्रारंभिक संवेग है। m1 इंटू u1 प्रारंभिक संवेग m1 का और प्रारंभिक संवेग m2 का। तो ध्यान से देखा जाए तो A और B का ये दोनों अंतिम संवेग है और ये दोनों प्रारंभिक संवेग है ना। तो हम इस पूरे को इधर लिख लेते हैं और इस पूरे को उस साइड लिख लेते हैं। ये m1 u1 प्लस m2 u2, और इन दोनों को उस साइड यानी LHS को RHS में और RHS को LHS में लिख रहे हैं, है ना। तो m1 v1 प्लस m2 v2, ये दोनों वस्तु A और B का प्रारंभिक संवेग है ना, यानी टकराने के पहले का संवेग, ठीक है। m1 u1 प्लस m2 u2 वस्तु A और B के टक्कर के पूर्व, टक्कर के पहले का कुल संवेग है, और ये दोनों टक्कर के बाद का कुल संवेग है, जो कि दोनों इक्वल है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जब दोनों वस्तु यहां टकराया तो टकराने के पहले जो संवेग था, टकराने के बाद कुल संवेग वही रह जाता है जो पहले था, यानी संवेग कंजर्व रह जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। टकराने के पहले और टकराने के बाद का कुल संवेग कंजर्व रहता है। यही हमारा संवेग संरक्षण का सिद्धांत था।
आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका प्रूव्ड हो गया कि टक्कर के पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद का कुल संवेग के बराबर होता है, यानी वो संवेग जो था वो कंजर्व रहता है बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।